सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल क्या रहे अब आपकी स्ट्रैटेजी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। इनसे जानेंगे कल बाजार के लिए क्या करनी है आपको तैयारी। और आज हमारे साथ खास मेहमान है सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ है, उनका भी परिचय करा देते हैं। आशीष से हम समझेंगे आज के बाजार का हाल, वरुण हमें बताएंगे क्या कहती है इकरा की लॉजिस्टिक्स सेक्टर पर रिपोर्ट, मानसी से जानेंगे कोरोना काल में कैसी रही घरों की बिक्री, पूजा हमें बताएंगे हैप्पीएस्ट माइंड्स में क्यों आई तेजी, और देवांशी से समझेंगे मोदी के नए कैबिनेट से बाजार को क्या है उम्मीदें। बातचीत शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आज हमने देखा भारतीय बाजारों पर पूरी तरीके से ग्लोबल मार्केट्स की गिरावट हावी रही और निफ्टी 150 अंक टूटकर 15,727 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 485 अंक फिसला 52,600 के नीचे जाकर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक 500 अंक लुढ़ककर 35,275 के ठीक नीचे बंद हुआ। आज सेक्टर्स में मेटल, बैंक, फार्मा और ऑटो शेयरों ने सबसे ज्यादा दबाव बनाया। इंडिया विक्स में 11% का तेज उछाल आज देखने को मिला। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से आज क्या संकेत मिले हैं, समझते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज कैश मार्केट में 555 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, तो वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी आज 949 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और आइए एडिटर्स टेक में समझते हैं बाजार में आज की आई गिरावट की अहम वजहें। वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में जबरदस्त एक्शन रहा। पहले से ही सुबह से कमजोरी के संकेत एसजीएक्स निफ्टी से आते हुए दिख रहे थे। हालांकि भारतीय बाजार ज्यादा कमजोर खुले नहीं, एकदम फ्लैट हल्के नुकसान के साथ, और निचले स्तरों से अच्छा सपोर्ट लेकर बाजार 15,900 की तरफ बढ़े भी निफ्टी पर। और जिस लेवल पर बार बार रुकावट आ रही है 15,900 के पास, वहीं से बाजार ने यू टर्न लिया और बैंक निफ्टी भी 35,800 के लेवल पर लगातार दूसरे तीसरे दिन वहां पहुंचता हुआ दिखा और वहां से प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग की वजह हमारे अपने बाजार नहीं थे, ये थी ग्लोबल मार्केट्स की वजह। एशियाई बाजारों में कमजोरी सुबह से थी, लेकिन डाउ फ्यूचर्स बहुत ज़्यादा कमजोर नहीं थे, 50-75 पॉइंट नीचे ही ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। लेकिन मिड सेशन से डाउ फ्यूचर्स ने गिरना शुरू किया, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, और उसके बाद आखिरी 1.5-2 घंटों में तेज गिरावट डाउ फ्यूचर्स में होती दिखी और एक बार की डाउ फ्यूचर्स 400 से 500 पॉइंट भी लुढ़कते हुए दिखे। यानी कि अब डर यह था कि न सिर्फ हमारे बाजारों में, एशियाई बाजारों में, बल्कि अमेरिकी बाजारों में भी आज रात एक कमजोरी वाला सेशन हो सकता है। और इस डर के चलते भारतीय बाजारों में एक्सपायरी के दिन, वीकली एक्सपायरी के दिन दबाव बढ़ता हुआ नजर आया। पहले 15,800, उसके बाद 15,700 के नीचे भी जाते हुए दिखे। क्लोजिंग होते होते हल्की रिकवरी के साथ बाजार बंद होते हुए दिखे और वो रिकवरी 500 पॉइंट गिरने के बाद डाउ फ्यूचर्स में भी आती दिखी। लेकिन फाइनली भारतीय बाजार 15,700 से थोड़ा सा ऊपर बंद हो पाए। तो क्लोजिंग बेसिस पर तो बाजार ने अभी तक रेंज नहीं तोड़ी है और बैंक निफ्टी भी 35,275 के आसपास बंद होता हुआ दिखा, यानी कि क्लोजिंग इतनी बुरी नहीं। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पर बाजार बंद हुए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में अगर कमजोरी बढ़ती है तो फिर बाजार रेंज के निचले स्तर पर जाकर और वहां से रेंज तोड़ने की कोशिश भी कर सकते हैं। और ग्लोबल मार्केट्स में अगर उम्मीद के मुताबिक कमजोरी नहीं हुई और बाजार थोड़े रिकवरी के मूड में दिखाए तो फिर से ट्रेडिंग रेंज के हाई एंड की तरफ हुई। तो बहुत वोलेटाइल, बहुत एक्शन वाला दिन रहा। आज बड़े दिनों बाद एक शार्प करेक्शन आता हुआ दिखा, जहां पर बाजार में लोगों को संभलने का मौका थोड़ा कम मिला। हालांकि कैश मार्केट के स्टॉक्स में अब भी एक्शन तेजी की तरफ था। आज मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने फिर से लाइफ टाइम हाई बनाया और उसके बाद वहां पर करेक्शन होता दिखा। तो कुल मिलाकर बढ़ता हुआ विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स, उतार चढ़ाव भरे ग्लोबल मार्केट्स, न सिर्फ इक्विटी बल्कि फिक्स इनकम भी, क्योंकि अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स भी काफ़ी तेजी से टूटी है। तो लगभग हर एक एसेट क्लास में उतार चढ़ाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये पिछले हफ्ते का और इस हफ्ते का ट्रेंड है और ट्रेडर्स को इस लिहाज से अपनी पोजीशंस कम हल्की रखनी चाहिए, ओवरनाइट पोजीशन कम रखें और दिन के दौरान भी अपनी पोजीशन कम कर लें, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ने के संकेत आते दिख रहे हैं। लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर अब भी बाजारों का मजबूती का पॉजिटिव ट्रेंड बरकरार है। अगर ये ट्रेंड बदलना है, बिगड़ना है, तो कल के सेशन का इंतजार करना चाहिए। अगर अमेरिका में बहुत खराबी हुई और कल भारतीय बाजार हफ्ते के आखिरी दिन अगर क्लोजिंग खराब लेते हैं तो ही ट्रेंड में बदलाव होगा। अदरवाइज इसे एक प्योर ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी की वजह से मुनाफा वसूली और बिकवाली के तौर पर देखना चाहिए। अब कल के लिए क्या खास तैयारी आपको करनी है, अनिल जी से समझेंगे। उससे पहले आज बाजार में सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन को भी जानते हैं। हमारे से होगी आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ है। आशीष जरा बताएं, आज खबरों के दम पर कहां सबसे ज्यादा एक्शन था और कहां पर रही सुस्ती?
देखिए, कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते आज बाजार में जो है तेज बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला और खासतौर पर अगर आप देखें तो आखिरी 1.5 घंटे में जो बिकवाली है वो बढ़ती हुई नजर आई। निफ्टी करीब करीब 15,750 के नीचे बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स में अगर आप देखें तो करीब 1% की गिरावट देखने को मिली। वहीं निफ्टी बैंक 480 अंकों से ज्यादा की गिरावट जो है क्लोजिंग के समय देखने को मिली और काफी दिनों के बाद वॉलेटिलिटी का जो सूचकांक है इंडिया विक्स, यहाँ पर तेज उछाल देखने को मिला। 11% का उछाल इंडिया विक्स में रहा। लेकिन ऐसे कमजोर बाजार में भी कई सारे ऐसे स्टॉक थे जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिली। मिसाल के तौर पर देखिए, राइट्स आपको एक स्टॉक सुमित जी ने बताया था, अच्छी तेजी देखने को मिली। बाकायदा अगर आप देखें तो दिन के हाई के करीब ही जाकर बंद हुआ। नजारा टेक्नोलॉजीज में एक बढ़िया स्पाइक देखने को मिला। ये स्टॉक आपको हिमांशु जी ने बताया था, बिरला सॉफ्ट आपको बताया था सेठी साहब ने, और एसआईपी स्टॉक के तौर पर बताया गया नवा भारत वेंचर्स। यहां पर भी देखें तो दिन के दौरान 10% तक के मूव्स देखने को मिले। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात की जाए तो मेटल स्टॉक्स में देखिए तमाम दिग्गज जो मेटल कंपनीज है यहाँ पर बिकवाली का प्रेशर हावी रहा। जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, टाटा स्टील, तमाम जो मेटल स्टॉक्स हैं वहां पर अगर आप देखें तो गिरावट देखने को मिली। बाजार में जो है प्रेशर क्रिएट किया बैंकिंग स्टॉक्स ने। बैंकिंग में देखिए तो प्राइवेट बैंक्स हो, पीएसयू बैंक्स हो, छोटे बैंक्स हो, हर जगह आपको बिकवाली देखने को मिली। आरबीएल बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पीएसयू दिग्गज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गिरावट देखने को मिली। फार्मा स्टॉक्स में जो है एक्शन मिला जुला देखने को मिला। हाइकल, एलम्बिक और नाटको फार्मा, आयुल केमिकल्स, यहाँ पर देखिए गिरावट देखने को मिली। पिछले 2 दिन से लगातार गिरावट नाटको फार्मा में देखी जा रही है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप देखें तो कुछ नाम ऐसे भी हैं जहां पर खरीदारी देखने को मिली। नोवार्टिस में तेज उछाल दिन के दौरान देखने को मिला। इंडिगो रेमेडीज, एफडीसी और सनोफी इंडिया में भी खरीदारी रही। एनबीएफसी स्टॉक्स की बात की जाए तो यहाँ पर भी देखिए तो हाई बीटा होते हैं। यहाँ पर बाजार की गिरावट से ज्यादा गिरावट देखने को मिली। गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज, मुथूट फाइनेंस, मनोपुरम, उज्जीवन, बजाज फाइनेंस में कल बढ़िया मूव था। आज प्रॉफिट बुकिंग वहां पर देखने को मिली। ऑटो स्टॉक्स में देखिए टाटा मोटर्स लगातार 2 दिन से गिरावट देखी जा रही है। बजाज ऑटो, अपोलो टायर्स, टीवीएस मोटर्स। लेकिन आईटी स्टॉक्स देखिए थोड़ा सा डिफेंसिव तौर पर सहारा दिया बाजार को, और कोफोर्ज, न्यूजेन सॉफ्टवेयर, सोनाटा सॉफ्टवेयर, ई-क्लर्क्स जैसे स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। चलिए, आशीष से हमने समझा आज के बाजार पर सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन। आज के एक्सपर्ट विकास जी का रुख कर लेते हैं। विकास जी, आज की इस गिरावट के बाद अब आने वाले दिनों में बाजार की कैसी चाल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नतीजों का सीजन भी ऑन है। कल के लिए कहां पर खरीदारी इंट्राडे में, और हफ्ते भर का नजरिया कहां पर रखा जा सकता है? बिल्कुल स्वाति, देखिए आज के बाजार में एक अच्छी खासी गिरावट हुई। इंटरनेशनल क्यूज बेहद ही नेगेटिव थे, और जब हम बंद होने को थे उस समय भी डाउ फ्यूचर्स में 350-400 पॉइंट की गिरावट थी, जो कि अभी भी मैं चेक कर रहा था, डाउ अराउंड 400-450 पॉइंट नीचे है। तो मोर और लेस आज की जो अमेरिका की गिरावट है वो हमने ऑलरेडी पचा ली है। तो उसको देखते हुए अगर बाजार, यूएस के बाजार यहाँ से और ज्यादा नहीं गिरते तो हो सकता है कल हम सुबह एक अच्छी खासी रिकवरी देखें हमारे बाजारों में। बाकी बाजार में इस करेक्शन को एक रनिंग करेक्शन के रूप में लेना चाहिए, और मुझे लगता है ये जो गिरावट है इसमें अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स और सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक रहते हुए खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। जहां तक मेरी कल की पिक का सवाल है, जो मैंने आज ड्यूरिंग द डे भी रिकमेंड करा था, बिरला सॉफ्ट पे खरीदारी करने की सलाह है। ये स्टॉक आज 391 के आसपास बंद हुआ है। एक मिड कैप आईटी कंपनी, और आज मिड कैप आईटी स्टॉक्स में अच्छा तेजी का रुझान था। ये सीके बिरला ग्रुप कंपनी है जो कि मेनली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, साइबर सिक्योरिटी, इस तरह के सेगमेंट में काम करती है। हाल ही में इन्होंने यूके की एक कंपनी के लिए भी साइबर रेगुलेटरी रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म भी डेवलप करा है। और बाकी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इस तरह के हाई ग्रोथ वाले सेगमेंट को कैटर करती है। मार्च तिमाही में नतीजे बेहद ही दमदार थे। 98 करोड़ का पैट डिक्लेयर किया वर्सेस 69 करोड़ ईयर ऑन ईयर, और काफी अच्छे खासे फंड्स इसमें हिस्सेदारी ओन करते हैं। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदे। कल का मेरा इसमें टारगेट है 410 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 380 रुपए। और जहां तक मेरी कल के लिए पोजिशनल पिक का सवाल है, मीनिंग फॉर 7 to 10 डेज, मुझे लगता है एजिस लॉजिस्टिक्स, ये एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है जो कि आज 369 के लेवल पे बंद हुआ स्टॉक। इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है। ये भी एक लिक्विड टर्मिनल ऑपरेटर है भारत में, जिसके 6 स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड पोर्ट है, जिसमें टर्मिनल है जहाँ पे ऑपरेट करते हैं। और हाल ही में इन्होंने हल्दिया और कांडला जो पोर्ट है वहाँ पे भी अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। और बाकी एलपीजी का कंजम्पशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है, इस कंपनी को बहुत अच्छा फायदा होना चाहिए। ये कंपनी गैस लॉजिस्टिक्स के कारोबार में भी है, और ऑल इन ऑल फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। मार्च क्वार्टर बहुत ही अच्छा था, पैट आया 69 करोड़ का वर्सेस 46 करोड़ ईयर ऑन ईयर। बाकी दमदार फंडामेंटल्स है। इस स्टॉक को खरीदारी करने की सलाह है करंट लेवल्स पे। मेरा पोजिशनली इसमें 395 का टारगेट है, स्टॉप लॉस रखना है 360 का।
तो कल के लिए बिरला सॉफ्ट में खरीदारी की सलाह विकास सेठी जी की और हफ्ते भर का नजरिया पोजिशनल व्यू एजिस लॉजिस्टिक्स में रखने का सुझाव उन्होंने दिया है। बातचीत जारी रहेगी आज के खास एक्सपर्ट के साथ, लेकिन कुछ सेक्टर स्पेसिफिक खबरों का भी रुख कर लेते हैं। अब इकरा के लॉजिस्टिक्स सेक्टर पर रिपोर्ट के मायने जरा समझते हैं। वरुण दुबे हमारे साथ है और लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स के लिए वरुण, हम आपसे समझना चाहते हैं क्या है अहम ट्रिगर्स। देखिए, लॉजिस्टिक्स काउंटर में आज दिन के दौरान जो बेहतरीन तेजी देखने मिली उसके पीछे दो बड़े कारण हैं। एक तो इकरा की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में इकरा का कहना है कि आगे चल के लॉजिस्टिक्स सेक्टर में अच्छी ग्रोथ आपको देखने मिलेगी। FY22 में करीब 6 से 9% के आसपास की ग्रोथ हो सकती है। इनका कहना है कि FY21 के सेकेंड हाफ के बाद अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो लॉकडाउन हुए, पाबंदियां लगी, उसके चलते Q1 में थोड़ा धीमापन रहेगा इन कंपनियों के नतीजों में। लेकिन जो इस बार रिकवरी होगी वो पिछले बार से ज़्यादा बेहतर रिकवरी जो है वो लॉजिस्टिक्स सेक्टर में हो सकती है। ई-वे बिल और साथ साथ वॉल्यूम बढ़ने का एक बहुत बड़ा फायदा जो है लॉजिस्टिक्स कंपनीज को होगा। हालांकि जो लगातार कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे थे उसके चलते कहीं ना कहीं इनकी लागत जो है वो बढ़ी है, लेकिन इन कंपनियों ने कहीं ना कहीं इसके पहले अपने जो दाम है उन्हें इंटैक्ट रखा है। यानी कि डिमांड बेहतर होने के चलते हो सकता है आगे चल के कंपनियां दाम बढ़ाएंगी और कहीं ना कहीं अपने मार्जिन जो है वो सस्टेन कर पाएंगी। हालांकि ये कह रहे हैं कि देखना होगा कि किस तरह से दाम बढ़ाते हैं और मार्जिन को सस्टेन कर सकते हैं, लेकिन आगे जो ग्रोथ रहने वाली है ओवरऑल खासकर वॉल्यूम्स के लिहाज से वो काफी बेहतर रहने वाली है, क्योंकि काफी हद तक पेंट अप डिमांड का भी फायदा मिलेगा और ओपनिंग अप का फायदा भी इन कंपनीज को मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा कैपिटल लैंड नाम का एक सिंगापुर बेस्ड फंड है जो भारत में उन्होंने एक लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए एक फंड लॉन्च किया है जिसमें वो करीब $300 मिलियन के आसपास का निवेश करने वाले हैं और ये उनका सेकंड फंड है, यानी कि दूसरा फंड है। इसके पहले भी उन्होंने लॉजिस्टिक्स सेक्टर में निवेश किया था। उनका कहना है कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर में काफी अच्छे मौके हैं। अगले 12 से 18 महीने में खासकर वेयर हाउसिंग में इनको काफी अच्छे मौके लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ई कॉमर्स स्पेस पिकअप कर रहा है, रिटेल स्पेस पिकअप कर रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, उसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है वो वेयर हाउसिंग स्पेस को मिलने वाला है। इसके लिए करीब 2100-2200 करोड़ के आसपास का निवेश जो है भारत के लॉजिस्टिक्स सेक्टर में करने वाले हैं। हालांकि ये फिजिकल लॉजिस्टिक्स में ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन ओवरऑल ये सेक्टर के लिए काफी बेहतर कवर है और इसके लिए भी आपने देखा कि जितने लॉजिस्टिक्स काउंटर है उनमें आज भरपूर तेजी देखने मिली। तो एक तो इकरा की रिपोर्ट और दूसरा ये सिंगापुर बेस्ड कैपिटल लैंड जो इन्होंने फंड लॉन्च किया भारत में, उसका इंपैक्ट देखा गया पूरे लॉजिस्टिक्स स्पेस में। आइए अब जरा समझते हैं कि कोरोना काल में घरों की बिक्री के आंकड़े क्या कहते हैं, क्या इसमें सुधार आया है या रिपोर्ट में कुछ और ही है। मानसी हमारी सहयोगी हमारे साथ है। मानसी, जरा बताएं कोरोना काल में घरों की बिक्री किस तरफ गई? जी बिल्कुल, देखिए पिछले एक साल में रियल एस्टेट की काफी अच्छी तरक्की होती हुई हमने देखी है। घरों की बिक्री में सालाना आधार पर 83% तक की बढ़त दिखने को मिली है। कोरोना की पहली लहर में बिक्री में 61% की गिरावट दिखी थी तिमाही दर तिमाही आधार पर, लेकिन दूसरी लहर खतरनाक होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ 23% तक की ही गिरावट देखने को मिली है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पर ये डेटा हम आपको बता रहे हैं। तो क्लियरली कोरोना की पहली लहर में जितना ज्यादा नुकसान हुआ था, दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक थी। वहां पर हमने देखा डेथ रेट भी काफी बड़े थे, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर की अगर बात करें वहां पर इतना ज्यादा नुकसान नहीं देखने को मिला है। 72% नए लॉन्चेस मिड इनकम और अफोर्डेबल सेगमेंट में देखने को मिले हैं। सिटी वाइज सेल्स ट्रेंड को अगर समझने की कोशिश करेंगे, पिछली 5 तिमाहियों में मुंबई में सबसे ज्यादा बिक्री हुई है। जी हाँ, मुंबई यानी कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की अगर बात करें, वहां पर बिक्री के लिहाज से काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। 2021 की पहली छमाही में बिक्री में मुंबई का 26% योगदान है। दिल्ली एनसीआर, पुणे, हैदराबाद में कुल मिलाकर 45% तक का योगदान है, यानी कि 15% कुल बिक्री में इन तमाम शहरों का भी योगदान है, लेकिन सबसे ज्यादा मुंबई रीजन की तरफ से यहां पर कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखा है। अब देश के 7 बड़े शहरों की सेल्स और साथ ही न्यू प्रोजेक्ट लॉन्चेस की अगर बात करें, बैंगलोर में हमने देखा 77% बिक्री देखने को मिली है और साथ ही चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे ये सब क्रम में आ रहे हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा अच्छी बिक्री जो है हैदराबाद में देखने को मिली है। पुणे में भी बिक्री काफी अच्छी दिखी है, साथ ही बेंगलुरु मार्केट ने भी काफी अच्छी प्रदर्शन दिखाई है। प्रोजेक्ट लॉन्चेस की अगर बात करें, यहाँ पर सबसे आगे पुणे
का मार्केट है, अच्छे प्रोजेक्ट लॉन्चेस, नए प्रोजेक्ट लॉन्चेस होते हुए दिखे हैं। उसके बाद चेन्नई मार्केट है, साथ ही मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बैंगलोर, इन तमाम मार्केट्स में हमने न्यू प्रोजेक्ट लॉन्चेस भी देखे हैं। तो क्लियरली एक बात तय है कि कोरोना की पहली लहर में जितना नुकसान रियल एस्टेट सेक्टर में देखने को मिला था उससे कम ही देखने को मिला। पिछले एक साल में रियल एस्टेट सेक्टर का ट्रेंड जो है वो मजबूती के साथ बरकरार है। चलिए, तो रियल एस्टेट सेक्टर का ट्रेंड कैसा रहा मानसी से समझा हमने। वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद ऑप्शन की स्ट्रैटेजी हम जानेंगे। हमारे साथ शो में शामिल होंगे चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। बने रहिए हमारे साथ। Patek fittings make your furniture work beautifully. यार इतना बढ़िया सर्विस सिर्फ 15 रुपए, जस्ट लाइक ट्रेड स्मार्ट। बढ़िया ऐप है, बढ़िया कस्टमर केयर और तो और चाहे जितना बड़ा या छोटा ट्रेड करो, ब्रोकरेज सिर्फ 15 रुपया, बिल्कुल आपकी तरह। सर 1500 रुपए। 1500? हाँ। सॉरी सर, हर कोई ट्रेड स्मार्ट नहीं होता। ट्रेड स्मार्ट, स्मार्ट बनो, स्मार्ट चुनो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। इसके फ्यूचर के बारे में क्या सोचा? अब इन्वेस्ट करते हैं कुछ गोल्ड शोल्ड में। हाँ? आज दूध मांग रहा है, कल स्कूल की फीस, फिर अपने स्टार्टअप के लिए तुम्हारे पैसे। बेहतर इन्वेस्टमेंट चुनो। डाउनलोड स्टॉक बास्केट। This is painless. स्टॉक बास्केट, एक्सपर्ट सिलेक्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, टॉप इंडियन कंपनीज के साथ आगे बढ़ो। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Luck is here to rule. The Dark Range from Tata Motors. कोरोना काल में ओरिजिनल विटामिन ए, डी, ई एवं एंटीऑक्सीडेंट गुणों से युक्त इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला तथा आपको बीपी, शुगर, हार्ट व कोलेस्ट्रॉल की समस्या से बचाने वाला प्रीमियम एडिबल ऑयल न्यूट्रिला गोल्ड हम आपके लिए लेकर आए हैं। और आइए अब अनिल जी से समझते हैं कल के बाजार पर आपको क्या खास तैयारी करनी है और साथ ही बाजार के लिए अहम संकेत कहां से मिलेंगे। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, देखते हैं अमेरिका में क्या कुछ होता है, फिर कल सुबह डाउ फ्यूचर्स कैसा रिएक्शन देते हैं। लेकिन सपोर्ट रेंज के नजदीक पहुंच रहे हैं बाजार। 15,575, 15,625, ये कल 50 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगी और इसके नीचे ही बाजार में ट्रेंड रिवर्सल के यानी कि पॉजिटिव से न्यूट्रल आने के संकेत होंगे। तो जब तक 15,675 के नीचे बंद नहीं होते तब तक तो डर नहीं है, और अगर 15,675 को भी क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड कर पाता है तो इसका मतलब क्लियर कट है अभी भी हम तेजी में। तो ये दो लेवल आपको क्लोजिंग के लिहाज से ध्यान में रखने। 15,675 के ऊपर बंद होना तेजी का संकेत है, 15,575 के नीचे बंद होना पहला संकेत कमजोरी का आता दिखेगा अगर कल ऐसा होता है तो। ऊपर की तरफ 15,900 को पार नहीं कर पा रहे हैं बाजार, और क्लोजिंग बेसिस पर भी और इंट्राडे में भी 15,900 के आसपास जाते हैं, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखती। तो 15,800 से 15,900 बिकवाली की रेंज कल भी रहेगी ऊपर की तरफ। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 34,900, 35,000 ये एक तुरंत प्रभाव से सपोर्ट के तौर पर है, ये दिन के लिए सपोर्ट समझिए। लेकिन जब तक 34,500 के नीचे बैंक निफ्टी बंद नहीं होता तब तक डरने घबराने की ज़रूरत नहीं, तब तक अभी भी बैंक निफ्टी मजबूती की तरफ है। और ऊपर की तरफ 35,500, 35,600 के पार बैंक निफ्टी बंद नहीं हो पा रहा, इसके ऊपर फिर से बंद हुआ तो अच्छी तेजी के संकेत आते हुए दिखेंगे। तो थोड़ी वॉलेटिलिटी, थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन भी होगा, ग्लोबल मार्केट्स में भी काफ़ी कुछ वॉलेटिलिटी होती दिख रही है, सारी एसेट क्लास ऊपर नीचे होती दिख रही है। ऐसे में अपनी वीकेंड पर पोजीशन हल्की रखें, कम रखें, इंट्राडे ट्रेड भी आप छोटे करें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो थोड़े उतार चढ़ाव और थोड़े से सावधानी के संकेत ग्लोबल मार्केट से आते हुए दिख रहे हैं, जिस पर आपको नज़र रखनी है।
चलिए, तो कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी हमने अनिल जी से समझी, और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन भी। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्या बताएंगे आप? दो स्ट्रैटेजी है मेरे पास कल के लिए ऑप्शंस में। पहला स्ट्रैटेजी है आईजीएल का 580 का कॉल लेने का, तेजी करने का सलाह रहेगा। आईजीएल में मेरे को लग रहा है 580 के कॉल में 16 रुपए के आसपास खरीदारी करें, 10 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में टारगेट बनेगा 25 रुपए से लेकर 30 रुपए तक का। दूसरा जो स्टॉक है वो ऑटो सेक्टर का है और आयशर मोटर में भी ऑप्शन के जरिए कॉल लेने का सलाह रहेगा। 2750 वाला 58 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस लगा इसके अंदर 40 रुपए का, और ऊपर में टारगेट बनेगा 80 रुपए से लेकर 90 रुपए तक का। तो दोनों स्ट्रेटेजी बाय साइड की है और दोनों में ऑप्शन पे कॉल लेने का सलाह रहेगा। बहुत शुक्रिया सुमित जी, कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपने बताई दो। अब विकास सेठी जी का रुख कर लेते हैं। विकास जी बताइए, लंबी अवधि के नजरिया का जो स्ट्रैटेजी है, लॉन्ग टर्म पिक कौन सी बताएंगे आज? बिल्कुल स्वाति, आज जो मेरी लॉन्ग टर्म पिक है एक ऐसा सेक्टर है जो कि आज काफी दबाव में था, बट मुझे लगता है ये सही समय है बिल्कुल इस स्टॉक को खरीदने का। स्टॉक का नाम है एनएमडीसी। हाल ही में इसका या कल ही इसका ओएफएस क्लोज हुआ है अराउंड 165.50 के लेवल्स पे, और उसी लेवल्स पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक में फंडामेंटली तो एक दमदार कंपनी है। मार्च क्वार्टर के नतीजे देखेंगे तो 2835 करोड़ का पैट डिक्लेयर किया, जो कि पिछले साल सिर्फ 347 करोड़ का था। 7.5 रुपए का डिविडेंड दिया लास्ट ईयर, जो कि डिविडेंड यील्ड अराउंड 4.5% है। प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल देखेंगे तो 7-8 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। भारत की सबसे बड़ी आयरन ओर मैन्युफैक्चरर है, और इनके डोनीमलाई माइंस जो कि कर्नाटका में माइंस है, उनके ऑपरेशंस के लिए भी इनको मंजूरी मिल चुकी है, तो उसके कारण वॉल्यूम्स में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। फिर प्राइसेस आयरन ओर के बढ़े हुए हैं या अभी भी राइजिंग अप ट्रेंड में ही है, डिमांड जबरदस्त है, और इनका एक स्टील जो प्लांट है उसको भी डीमर्ज करने की योजना है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक ऑल इन ऑल एक बेहतरीन समय है इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म निवेशकों को खरीदारी करने का। मेरा इसमें 9 से 12 महीने में एक सेफ कंजर्वेटिव टारगेट है 225 रुपए का। आप बिल्कुल खरीदारी करें करंट लेवल से। तो लॉन्ग टर्म में एनएमडीसी में खरीदारी की सलाह विकास सेठी जी दे रहे हैं आज हमारे शो में। बहुत शुक्रिया विकास जी, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए। आज के शो में बस इतना ही। तमाम सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया करते हैं हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए।